नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं जीएस फोरम का अभ्यास सीरीज। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास किया था और उन सारे प्रश्न के जो तथ्य थे उनको रटने और समझने का प्रयास किया था अपने अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो व्याख्या हो, चाहे वो बार बार आपसे पूछकर। ये हमारा प्रयास था कि आपको वो सारे प्रश्न तैयार हो जाएं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको सवाल तैयार हों और आप एग्ज़ाम में सवालों का सही जवाब दे पाएं। इसके अलावा हमारा उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं किसी भी माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए सवालों को तैयार करवा सकूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनको रटने और समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है कि सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार कौन सा था। तो सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार जो है वो होता है राजतंत्रात्मक, और इसका स्वरूप आप इतिहास में भी देख सकते हैं कि इतिहास में भी राजतंत्र वाली व्यवस्था प्रचलित थी, क्योंकि राजा का एक उद्देश्य होता था और उसके उद्देश्यों में एकता होती थी और उसका उद्देश्य जो होता था कहीं न कहीं वो लोक कल्याण करना होता था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका सी हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 62 में आप देखें तो दिया गया है कि आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहली बार जो लिखित संविधान की बात होती है वो होता है अमेरिका के संविधान में। और अमेरिका के संविधान की बात कब की गई थी? तो वो 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, उसी में संविधान की बात की गई थी। तो इस प्रकार 1789 अगर है, 1789 है, तो इसमें 17 जो यहाँ पर लिखा है इसके आगे वाला यानी कि 18वीं शताब्दी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 18वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि अलिखित संविधान किसकी कृति है। तो अलिखित संविधान जो कृति होती है वो रीतियों और पद्धतियों की होती है। आप जानते हैं कि सबसे जो प्राचीन सोर्स है कानून का तो वो प्रथाएं और परंपराएं मानी जाती हैं। तो कहीं न कहीं जो संविधान का स्रोत है वो प्रथाएं और परंपराएं, रीतियां और पद्धतियों की बात होती है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। तो लिखित संविधान तो अमेरिका में शुरू हुआ, लेकिन अलिखित संविधान कहाँ पर शुरू हुआ और वर्तमान में भी कहाँ पर है? तो ये ब्रिटेन में है। और आप जानते हैं कि अलिखित संविधान का मतलब कि पूरा का पूरा अलिखित न होना, बल्कि उसके अधिकांश भाग का अलिखित होना ही संविधान का जो स्वरूप और प्रकार होता है वो अलिखित संविधान होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति निहित होती है। तो संसदीय प्रणाली में वास्तविक सत्ता का उपभोग कौन करता है? तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की सत्ता होती है। सिविल सर्वेंट पर आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रख सकते हैं कि जो हम सत्ता का प्रकार एक अलग माध्यम से कार्यकाल के आधार पर डिवाइड करते हैं कि अस्थायी होगा या अस्थायी, तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट को हम अस्थायी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता जो निहित होती है वो मंत्रिमंडल में होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प संख्या सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता किसके पास होती है। तो संसदात्मक में तो हो गया मंत्रिमंडल में, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में किस में निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक सत्ता मंत्रिमंडल में, नाम मात्र की सत्ता राष्ट्रपति में, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखें
तो निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था का सीधा सा मतलब है कि सत्ता का केंद्रीकरण होना, अर्थात एक में सत्ता का निवास होना, या यूं कह सकते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण केंद्र में होना। अगर किसी देश में इस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है तो हम उसमें कहते हैं कि यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा बी वाला, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में सही जवाब आपका हो जाएगा बी वाला। भारत में कैसा है? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है। और अगर इसके अलावा भी देखें कि किन किन देशों में एकात्मक शासन पद्धति पाई जाती है, तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली, बेल्जियम, जापान, अफगानिस्तान और ईरान अन्य और देश भी हैं जहां पर एकात्मक शासन पद्धति को अपनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है, यहां पर व्याख्या में आपको दिया गया है, चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए ये बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको दिया गया है कि संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सी शर्त नीचे गलत रूप से अंकित की गई है? गलत शर्त इसमें से कौन बताई गई है? तो आर्थिक साधनों की असमानता। यहाँ पर आर्थिक आधार पर संघीय व्यवस्था को नहीं, बल्कि संघीय व्यवस्था को अपनाने के लिए जिनका आवश्यकता होती है वो होती है निवासियों में एकरूपता, भौगोलिक निकटता, उसके बाद अगर आप देखें तो समान सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक संस्थाएं, आकार और जनसंख्या की दृष्टि से समता, पर्याप्त आर्थिक साधन, इन सारे तथ्यों के आधार पर यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब जो होगा वो आपका बी होगा, आर्थिक साधनों की असमानता के आधार पर। तो सही जवाब यहाँ पर बी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त की जाती हैं? तो स्थानीय शासन की जो शक्तियां हैं वो प्रदत्त की जाती हैं भारतीय संविधान के द्वारा। इसका विकल्प मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आप केंद्रीय शासन को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सवाल जो है 1993 उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए इस समय तक जो इम्प्लीमेंट हुआ था 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। सही जवाब आप लगाएंगे भारतीय संविधान, आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि वास्तविक कार्यपालिका तथा नाममात्र की कार्यपालिका के मध्य भेद किस प्रकार की शासन व्यवस्था में किया जाता है? तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था में होता है? तो वो होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। विकल्प संख्या आपका ए सही हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, आप इसको देख लीजिए क्या इसमें सही जवाब आपको दिया गया है व्याख्या के रूप में। अगला सवाल है 70। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि इसमें राजाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यह कई राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन होता है, दोनों या कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्रात्मक राज्य का मतलब क्या होता है कि राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी कि देश का जो सर्वोच्च नागरिक है, सर्वोच्च पदाधिकारी, उसका निर्वाचन होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन निर्वाचित होना उसका आवश्यक है। विकल्प आपका इसमें ए वाला सही हो जाएगा। चलते चलते एक आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि गणतंत्रात्मक के अर्थ में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था? पिछले वाले जो 60 सवाल हम लोगों ने देखा था उसमें सवाल पूछा गया है, तो 70 का रिलेटेड सवाल जो है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार
किस में केंद्रित होता है? तो बहुत ही पॉपुलर और प्रैक्टिकल सवाल है, तो आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में कानूनी मान्यता कब प्राप्त होती है? तो इसमें 1937 में है। विकल्प आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या आप इसकी पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न होने पाए। अगला सवाल है 73 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो लौह पुरुष तो आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों का संवर्धन करता है? तो पूना पैक्ट जो है 1932 में 26 सितंबर को महात्मा गांधी और दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई और दूसरे केंद्रीय विधान मंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। तो इसमें आपको ये कन्फर्म हो गया होगा कि इसका सही जवाब जो होगा वो सी हो जाएगा, पिछड़े वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या था? तो कम्युनल अवार्ड का जो उद्देश्य था वो सांप्रदायिक भावनाओं को समाप्त करना। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया था और उसी को ही हम सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि ऐतिहासिक INA का मुकदमा लाल किले में कब शुरू हुआ था? तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा और शपथ तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1945। क्वेश्चन नंबर 77 में है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। तो सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड वेबल को आप पहले जवाब देख लीजिए कि लॉर्ड वेबल है। अब आपके पास यहाँ पर 3 लोगों का नाम बचता है, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। तो 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में जो थे वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया और इस समय लॉर्ड वेबल जो है वो भारत के वायसराय हुआ करते थे। सही जवाब लॉर्ड वेबल। और लॉर्ड वेबल ही क्या थे कि इस समय भारत के वायसराय के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो बम्बई में हुआ और इसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस प्रकार सही जवाब 1885 विकल्प संख्या डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसको चुना गया था? तो इस समय महात्मा गांधी को चुना गया था। विकल्प आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित था? तो काकोरी कांड से संबंध रखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा।
और इसमें अगर हम लोग थोड़ी सी व्याख्या की बात करें तो दिया गया है कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से विख्यात हुई। सरकार ने काकोरी कांड के 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो 9 अगस्त 1925 को ध्यान रखना है। स्थान कौन सा था? काकोरी। जगह कौन था? लखनऊ सहारनपुर ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन। और उद्देश्य क्या रहा इसका? सरकारी खजाने को लूटना। और इसमें से 29 क्रांतिकारियों को क्या किया गया था? गिरफ्तार। और इनमें से जो प्रमुख नाम है वो अब आपको ध्यान में रखना है। तो प्रमुख नामों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी, इनमें से ये प्रमुख नाम हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो गया वो आपका हो गया सी, राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? तो वो 1833 के एक्ट द्वारा। विकल्प ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? तो विकल्प संख्या सी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो वो सी, राजगोपालाचारी। विकल्प संख्या आपका बी वाला सही हो जाएगा। स्वराज दल के संस्थापक सदस्यों में CR दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। विकल्प इस सवाल का आपका हो जाएगा बी वाला, सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा हुआ है? तो संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण जो है वो हुआ है 1935 के शासन अधिनियम के तहत। आंसर आपका इसमें ए वाला सही हो जाएगा। और अगर लोक सेवा की बात की जाए तो आप 1919 लगाएंगे, और संघ या राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाएगी तो 1935 लगाएंगे। विकल्प इसमें ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विकल्प संख्या आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। आप जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी जो सभापति या अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी वाला, 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 14 to 35 में किया गया है। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो मूलाधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा। विकल्प आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 1950 को मौलिक अधिकारों को जो स्थिति थी उसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकारों के रूप में अंतर्निहित किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार समाप्त करके इसे कानूनी अधिकार के रूप में
आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। इस तरह विकल्प आपका डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रभावित है? तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये 42 1976 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर ये मौलिक कर्तव्य जो है वो किस समिति के द्वारा जोड़ा गया? ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A के तहत पहली बार मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान में किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल की बात है तो ये इसका प्रावधान आर्टिकल 360 में किया गया है। इसमें थोड़ा सा आप विस्तृत रूप में नीचे व्याख्या इसकी दी गई है, आप पूरा इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको और कोई कमी आपकी तैयारी में न रह जाए। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो इसमें आप विकल्पों पर ध्यान न दें, सही जवाब आपका है 22 भाषाएं इस समय हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जो लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, या वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन सामान्यतः प्राथमिकता में ये रखा जाएगा कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। विकल्प आपका इसमें सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। विकल्प आपका इसमें बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के तीसरे खंड के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ध्यान रखिएगा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात मंत्रीगण अपने कार्यों के लिए टीम के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसी को एक साथ तैरने और एक साथ डूबने का भी सिद्धांत कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो राष्ट्रपति के प्रति होती है। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा डी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन जो है वो राष्ट्रपति करता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो हमारी केंद्रीय विधायिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकसभा और राज्यसभा की तरह ये किसी सदन का निर्माण नहीं करता, लेकिन फिर भी संसद के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करता है। इसके प्रमुख कार्यों में मुख्य रूप से ये होता है कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित करके अधिनियम बनाने के लिए जाता है तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वह विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। इसके अलावा इसके कुछ विशेष कार्य भी होते हैं, जैसे संसद के सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना तथा लोकसभा का विघटन करना, ये प्रमुख कार्य हैं। आपको बताते चलें कि लोकसभा की तरह राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, चूंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों में हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट होता है। इस प्रकार सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 90 इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 98 में है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष
होना चाहिए। अगले सवाल में राष्ट्रपति का वेतन पूछा गया है, तो इसमें पुराना वेतन दिया गया है। सही वेतन कितना है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी नहीं पता है, ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 100 में हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। और इनको 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने का गौरव प्राप्त है। व्याख्या में आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि संविधान सभा के मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन है। तो मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। विकल्प आपका इसमें बी वाला सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 102 निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांकन कौन करता है। तो निर्वाचन क्षेत्रों में हर निर्वाचन से पहले उसका सीमांकन कौन करता है। तो ये काम होता है निर्वाचन आयोग का। आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना होता है, मतदाता सूचियां तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ये सारे प्रमुख कार्य किसके होते हैं। निर्वाचन आयोग का ये प्रमुख कार्य होता है। आर्टिकल 326 के तहत आपको वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। और वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 वर्ष का हर वो नागरिक, भारतीय नागरिक वोट देने के लिए काबिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 103 में देखें तो 103 में आपको दिया गया है कि फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है। तो फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब आप कुछ न कुछ तो इसके नाम से ही आपको कंफर्म हो गया होगा, लेकिन संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे दल में शामिल हो जाना ही, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से दल बदल जैसे, या डिफेक्शन या दल बदल करना होता है। तो उसी तरह की ये प्रक्रिया है। इसके लिए अलग शब्दावली का केवल प्रयोग किया गया है। फ्लोर क्रॉसिंग का संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना ही फ्लोर क्रॉसिंग कहलाता है। आंसर आपका सी वाला इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 में कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो 1956 विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 105 अनुच्छेद 300 में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो आप यहां पर थोड़ा सा इसको बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो आर्टिकल 300A में संपत्ति की बात की गई है। तो अनुच्छेद 300A में वर्णित संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो मैंने आपको वहीं पर बताया था कि ये अब मूल अधिकार नहीं बल्कि कैसा है, विधिक अधिकार है। प्रारंभ में इसका संविधान में प्रयोग कहाँ किया गया था, प्रावधान कहाँ था, तो अनुच्छेद 19(1) के पहले खंड और आर्टिकल 31 के तहत इसका प्रावधान किया गया था। उस समय ये मूल अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार को श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अगला सवाल क्वेश्चन एक, इसका सही जवाब जो होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति कब करता है, कितने वर्ष के बाद करता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अगले सवाल में इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए 5 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 108 में है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ अब तक एक बार संशोधन किया गया है। इस प्रकार इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। अगले सवाल में आपको योजना आयोग के बारे में पूछा गया है कि संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि योजना आयोग की जगह पर वर्तमान में क्या है, नीति आयोग है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। और वर्तमान में जैसे पूर्व काल में योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था हुआ करती थी, संविधानेतर का मतलब है कि जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है, उसी तरह से वर्तमान में क्या है, नीति आयोग है। तो ये गैर संवैधानिक या संवैधानिक संस्था न होकर के बल्कि आप संविधानेतर संस्था लगाएंगे। गैर संवैधानिक का मतलब क्या हो गया कि संविधान के जो मंशा है उसके विरोध में जाकर संस्था का निर्माण करना, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए सही जवाब इसमें आप समझिएगा कि ये एक संविधानेतर संस्था है वर्तमान में नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से इसमें थोड़ा सा जो 109 वाला है इसमें आप इसका डेट याद रखिएगा कि ये एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 15 मार्च 1950 में एक संकल्प पारित करके इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो अंग्रेजी इसमें नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी, संस्कृत और उर्दू ये तीनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में है कि संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल रोक अधिनियम से है। आंसर आपका बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 में है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होता है। अगर 123 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पास, यही दो जो है इसको अगर हम लोग पहले कर दें 213 कर दें तो ये किसके लिए हो जाएगा, राज्यपाल के लिए। तो इस तरह से 2 1 2 3 और 2 3 1 ये किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए, और ये किसके लिए है, राज्यपाल के लिए। तो दोनों के लिए ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आंसर आपका इसमें डी वाला हो जाएगा, चूंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति इसमें दोनों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 में है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है, तो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है, विकल्प बी। क्वेश्चन 114 में है कि संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। इस प्रकार सही विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में है कि योजना आयोग का अध्यक्ष, तो पहली बात तो इसमें योजना आयोग की जगह पर आप क्या बनाएंगे, नीति आयोग, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 116, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है, तो कम से कम 2 बार इसका अधिवेशन होना आवश्यक है, विकल्प आपका सी 2 बार होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 117 में है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 118, राज्यसभा विघटित हो जाती है, मैंने आपको पहले ही इसका बता दिया है, तो इसमें क्या आंसर लगाएंगे, कभी नहीं होता है। आंसर आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है कि सरकारिया आयोग ने किसकी सिफारिश की है, तो सरकारिया आयोग ने मजबूत केंद्र और मजबूत राज्य दोनों की बात की है। आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, इसमें ए वाला आंसर आपका नहीं होगा। आप इसमें ध्यान रखना है कि 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और जिसका
आवश्यकता थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया गया, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के वितरण की बात यहाँ पर की गई है। आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा, दोनों। अगला और अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 120 में है कि मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जाति से है। आंसर इसमें आपका ए वाला सही हो जाएगा। साथियों, ये 60 वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको तथ्य और कॉन्सेप्ट दोनों को एक साथ आपको तैयार करवाने का प्रयास करूं और आपको तैयार हो सके। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं कि मेरे माध्यम पर, मेरे तरीके पर आप बिल्कुल मत जाइए। आपका उद्देश्य सिर्फ तैयार करना है और मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको तैयार करवाना है। मैं किस माध्यम का, किसके तरीके को, अपना तरीका है या किसका तरीका है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ उद्देश्य है कि आप सवालों को तैयार करें, एग्ज़ाम में आप सही सवाल का सही जवाब दे सके। हम सबका बस एकमात्र उद्देश्य यही है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।